Hello students, let's start with today the new chapter, first lecture, center of mass. Okay, you might be knowing if this is a marker, I can hold the marker if I'll be holding it like this. Okay, I'm able to hold it. I can also hold the total marker in one point. You know how it is possible, why it is possible to hold the total. This is the marker, the mass is not uniformly distributed, may be uniformly distributed, may not be uniformly distributed, but why I am able to keep whole of its the body in one point? Yes or no? So that's why let's define first what is center of mass. स्टूडेंट इस सेंटर ऑफ मास समझने से पहले हम दो चीज के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा मैं. स्टूडेंट्स, you know already in your early classes what is meant by point object, right? You know one word, point mass, and you also know system of particles. You also know system of particles. I will be using these words, system of particles, SOP. इस तरह की वर्ड्स हम यूज करने वाले हैं. पॉइंट मास मतलब स्टूडेंट्स जो बॉडी है ना उसकी पॉइंट के बारे में मान के चलो. द बॉस इज गोइंग एट 10 मीटर पर सेकेंड में बता रहा हूँ, मतलब बॉस की कौन सा वाला हिस्सा 10 मीटर पर सेकेंड पे जा रहा है, आगे वाला हिस्सा या पीछे पीछे वाला हिस्सा, या फिर एक पूरा बॉस को मैं एक पॉइंट मास लेके चला हूँ, राइट. और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब सारे पॉइंट ऑफ मास को मिला देना है, और जो बॉडी बन गया उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और उसको रिजिड बॉडी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी, राइट. यही डिफरेंस है किसके बारे में, पॉइंट मास और सिस्टम ऑफ पार्टिकल या रिजिड बॉडी में. और ये जो रोटेशनल मोशन हम पढ़ने जा रहे हैं, ये रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी इसको बोलते हैं, राइट. दैट इज आल्सो नोन एज रोटेशनल मोशन और रिजिड बॉडी डायनामिक्स. ठीक है. तो सेंटर ऑफ मास जो है वो एक पॉइंट है. इट्स अ पॉइंट एसोसिएटेड विद अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. लेट बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, हम कोई भी बॉडी लेते हैं एक पॉइंट मास नहीं रहता है. तो पूरा अगर मैं एक्सटेंडेड बॉडी की बात करूं तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मास रहते हैं. ठीक है. और पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के एक ऐसा पॉइंट रहता है जिसकी पूरा होल बॉडी की जो मास है ना, सारे मास एक जगह पे कंसंट्रेट हुए हैं. दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास. सो राइट, इट इज ए पॉइंट एसोसिएटेड विथ सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन लिखो. इट इज ए पॉइंट, राइट. इट इज ए पॉइंट एसोसिएटेड विथ it is a point associated with, just keep on writing, it is a point associated with a system of particles, associated with system of particles where all masses are supposed to be concentrated, where all masses are supposed to be concentrated. ठीक है स्टूडेंट्स. पूरा एक रिजिड बॉडी की एक पॉइंट है जहां पर पूरी, मतलब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं कोई भी रिजिड बॉडी की बात करूं, मान के चलो ये एक रिजिड बॉडी है, राइट. तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मासेस होंगे ना. इस तरह अगर इन्फिनिटी पॉइंट मास m1, इस पॉइंट मास m2, इस तरह m1 m2 m3, इस तरह बहुत सारे पॉइंट मास mn, पूरा को मिला देंगे जाके टोटल मास होगा m, राइट. तो ये सारे पॉइंट मास की एक पॉइंट, इस पूरा बॉडी में एक पॉइंट है जहां पर सबकी मास कंसेंट्रेटेड है. दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास, राइट. एंड फॉर यूनिफॉर्म बॉडीज की बात अगर हम करें, तो अगर मैं सर्किल की बात करूं, ठीक है, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, या फिर मैं एक सिलेंडर की बात करूं, ठीक है, यूनिफॉर्म बॉडीज के मतलब ज्योमेट्रिकली जो यूनिफॉर्म बॉडीज है जिसकी मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर यूनिफॉर्म बॉडीज की बात करें तो उसकी सेंटर ऑफ मास जो है, सर्किल की सेंटर ऑफ मास कहां पर रहेगा? उसकी ज्योमेट्रिक सेंटर में. दिस इज द सेंटर ऑफ मास. स्क्वायर की सेंटर ऑफ मास यहां पर रहेगा ज्योमेट्रिक, और यहां पर सेंट्रोइड पे सेंटर ऑफ मास. और अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, अगर टोटल हाइट h है तो आप ग्राउंड से h/2 पे, राइट, एंड दिस हाइट इज प्रोबेबली h/2, दैट इज सेंटर ऑफ मास, राइट. तो एक पॉइंट हम यहां पर लिख सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म बॉडीज. फॉर यूनिफॉर्म बॉडीज मतलब क्या है कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट. तो यूनिफॉर्म बॉडीज में क्या होता है, द सेंटर ऑफ मास इज concentrated at the geometric center, right. Just note it. For uniform bodies the center of mass is at the geometric center, right. For uniform bodies, for uniform bodies for uniform bodies the center of mass is located at the geometric center.
is located at the geometric center, right? For uniform bodies, the center of mass is located at the geometric center. ठीक है ना? Understood? Just note it. So let's know the system of particle of two object system, right? Two object system मतलब क्या है? Students देखो, मुझे ये पता चला कि ये इसकी सेंटर ऑफ मास यही कहीं पे है, ठीक है? तो इसलिए मैंने इस पॉइंट पे इसको रखा। अगर मैं इस तरफ पे मास थोड़ा इंक्रीज करवा दूंगा तो सेंटर ऑफ मास इस तरफ चला जाएगा ना। तो मतलब मेरी कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली मैंने एक मास लिया m, राइट? एग्जैक्टली मैंने और भी एक मास लिया m, है ना? दोनों पॉइंट मास की मैं बात कर रहा हूं और उनकी जो सेंटर ऑफ मास है, द टोटल डिस्टेंस इज x and the mass is equally distributed, equal distance, so I can say the center of mass will be exactly at this point x/2, ठीक है ना? बट अगर मैंने एक मास लिया m1, मैंने यहां पर एक मास लिया m1 और मैंने यहां पर एक मास लिया m2, राइट? तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास क्या था? सेंटर पे था क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। यहाँ पर मान के चलो मैंने यहाँ पर ले लिया m2 इज ग्रेटर देन m1, आई जस्ट टुक m2 इज ग्रेटर देन m1, तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास जो है वो तो यहाँ पर मिडिल पे नहीं रहेगा ना। जिस तरफ मास ज्यादा होगा उस तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा, राइट? तो अभी जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पर नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट? क्योंकि इसका m2 का मास ज्यादा है। दोनों सिस्टम की, अगर दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, दिस इज m1 एंड दिस इज m2 एंड m2 इज ग्रेटर देन m1, सो डेफिनेटली द सेंटर ऑफ मास अभी पहले से दोनों दोनों मास इक्वल था, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास एकदम मिड पॉइंट पे रह रहा था, ठीक है? बट यहाँ पर तो सेम नहीं है ना, ये m1 है, ये m2 है और m2 इज ग्रेटर देन m1, सो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा टू बॉडी सिस्टम में, राइट? अगर मैं तीन बॉडी सिस्टम की बात करूं, मैंने यहाँ पर एक मास ले लिया m1, ठीक है? मैंने दूसरा एक मास ले लिया यहाँ पर m2, राइट? and I just told that m2 is greater than m1, ठीक है? m2 is greater than m1, समझ पे आ रहा है? if m2 is greater than m1, तो देखो ये तो मिड पॉइंट है ना बेटा, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं रहेगा, तो m2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैं दो बॉडी की सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा m2 की तरफ आ जाएगा मिडिल से, राइट? और मैंने एक तीसरा मास ले लिया यहाँ पर जिसका मास है m3, राइट? इस मास इज m3, ठीक है? तो m3 जो है ना is greater than m1 plus m2, right? क्योंकि ये एक सिस्टम बन गया ना, मैंने जब उनकी सेंटर ऑफ मास की बात की तो ये m1 और m2 मिलके एक सिस्टम बन गया, राइट? तो इसलिए इन इन पूरा सिस्टम के सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई कर रहा है। अभी मैं दोनों को एक सिस्टम मान के चलता हूँ और इन दो मतलब m1 और m2 की बात हो रहा है, मतलब उनकी सेंटर ऑफ मास की बात हो रहा है, राइट? तो अगर मैं m3 की बात करूं जो कि दोनों मास से ज्यादा है, तो अगर मैं अभी इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करूं तो सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा? थोड़ी ना मिडिल पे लाई करेगा। m3 इज ग्रेटर, सो डेफिनेटली द न्यू सेंटर ऑफ मास ऑफ द तीनों सिस्टम की, तीनों सिस्टम के सेंटर ऑफ मास यहां पर रहेगा, राइट? तो इसकी बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं, कुछ एग्जांपल्स मैंने अगर आपको दे दूं इसी की बेसिस पे, तो जस्ट सी हियर, मैंने एक डायग्राम ऐसे बनाया, राइट? कैसे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो रहा है। मैंने एक हाफ डिस्क लिया, क्या लिया? मैंने एक हाफ डिस्क लिया। स्टूडेंट्स देखो, अगर मैं डिस्क की बात करूं, सो उसको यूनिफॉर्मली बता देता हूं, ये एक्स एक्सिस है, मान के चलो यू, ये वाई एक्सिस है। तो स्टूडेंट डिस्क के ऊपर वाले हिस्से में ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है या नीचे वाले हिस्से में ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है? अगर मैं इतना सा पार्ट ले लूं तो जितना मैं नीचे आ रहा हूं मास बढ़ते जा रहा है ना। अगर ये यूनिफॉर्म होता तो क्या करते हम, अगर ये बॉडी पूरा यूनिफॉर्म होता तो एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा। लेट द टोटल डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस y है और ये इसका मिड पॉइंट है, लेट दिस इज द मिड पॉइंट एंड दिस डिस्टेंस इज y/2, ठीक है? मतलब ये यहां से यहां तक भी y/2 और यहां से यहां तक भी, रेडियस को मैंने आधा कर दिया, यहां से यहां तक भी y/2। बट सेंटर ऑफ मास तो मिड पे नहीं रहेगा ना, मास जिस तरफ ज्यादा होता है सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, राइट? तो अगर इसी नजरिया से हम देखें तो ऊपर मतलब सेंटर मास तो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा ना, थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जिस तरफ मास ज्यादा है, अगर मैं यहाँ से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं इसको, नीचे वाले पार्ट में ज्यादा मास है, सो डेफिनेटली द सेंटर ऑफ मास विल बी एट सम पॉइंट, कहीं पे भी हो वो तो हम निकालेंगे, बट दैट सेंटर ऑफ मास अगर मैं उसको yc ले लूं, yc विल बी डेफिनेटली लेस देन y/2, वो y/2 से छोटा होगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है, तो यहाँ मिड पॉइंट पे रहने के सिवा ये थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। समझ पे आ रहा है? अगर मैं इसी टाइम पे अगर मैं एक कोन की बात करूं, राइट? लेट मी टू टॉक अबाउट ए कोन। ये एक कोन है, राइट? कोन मैंने ले लिया एक, तो ये इसका बेस है एंड लेट दिस साइड इज y, राइट? ये जो हाइट है पूरा हाइट y है।
तो देखो कोन की जब मैं जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं तो मास इंक्रीज होते होते जा रहा है ना। सो डेफिनेटली अगर मैं इसको इफ आई विल बी टेकिंग दिस वन एज y/2, लेट द टोटल डिस्टेंस इज y, एंड यहां से यहां बेस से जो डिस्टेंस है लेट दैट इज y/2, सो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास तो मिड पॉइंट पे नहीं रहेगा ना, नीचे की तरफ मास ज्यादा हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास यही कहीं पे रहेगा, सेंटर ऑफ मास, एंड दैट सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट अगर yc में ले लूं, सो y विल बी डेफिनेटली लेस देन y/2, करेक्ट। तो मतलब कहने का मतलब ये है अगर मास बढ़ जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट। जस्ट नोट इट। सेंटर ऑफ मास के बारे में हम थ्योरी का ज्ञान लेके आगे बढ़ेंगे, ये भी सीखेंगे ना कि सेंटर ऑफ मास को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कोई भी सिस्टम के लिए, राइट। तो सेंटर ऑफ मास, हाउ टू लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो इसके लिए एक फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प लेना होगा, जो नया फिजिकल क्वांटिटी है आपके लिए। जस्ट राइट मास मोमेंट, जस्ट राइट ए फिजिकल क्वांटिटी, इट्स नेम इज मास मोमेंट। अलग अलग किताब में उसकी अलग अलग नोटेशन हो सकता है, बट फिलहाल हम इसको जेड लेके चल रहे हैं, राइट, मास मोमेंट, ठीक है। तो कोई भी एक पॉइंट मास का अगर हम मास मोमेंट निकाल रहे हैं, मतलब मास मोमेंट इज ऑलवेज फाउंड आउट विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, राइट। जस्ट राइट फॉर a given point mass its mass moment is, for a given point mass, right, for a given point mass, for a given point mass its mass moment, for a given point mass its mass moment is always to be found out, with respect to a reference point, with respect to a reference point। मतलब कहीं पे भी अगर मैंने आपको बताया कि आप इसकी मास मोमेंट निकालो, तो आपकी साइड से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर किसकी रेस्पेक्ट पे आप मास मोमेंट पूछ रहे हैं, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट तो देना जरूरी है ना, ठीक है। तो अगर मैं एक पॉइंट मास यहां पर ले जाता हूं, लेट मी टू टेक ए पॉइंट मास हियर एम, ठीक है। अगर कहीं पे कुछ भी पॉइंट मास नहीं दिया हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, तो हम ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं, राइट। सो अगर ये पॉइंट मास एम है, अगर मुझे ओ की रेस्पेक्ट में, राइट, आई वांट टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू दिस द पोजीशन वेक्टर, राइट। एंड सेंटर ऑफ मास, मास मोमेंट की अगर बात करें तो दैट इज इक्वल टू मास इनटू पोजीशन वेक्टर, जस्ट राइट, that is mass into position vector। तो set mass moment of point mass m with respect to origin, right? So it's a vector quantity, mass moment is a vector quantity, right? And it's the mass multiplied with the मतलब डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर रेफरेंस पॉइंट से कितनी दूरी पर है। अगर कहीं पे रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो हम रेफरेंस पॉइंट किसको मान के चलेंगे, ओरिजिन को मान के चलेंगे, ठीक है। तो ऑलवेज वी फाउंड मास मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसको पढ़ने का क्या मतलब है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमें ये देखना है कि हाउ मास मोमेंट एंड सेंटर ऑफ मास आर रिलेटेड, राइट। नेक्स्ट गिव हेडिंग द रिलेशन बिटवीन मास मोमेंट एंड सेंटर ऑफ मास, राइट, सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ मास मोमेंट, राइट। नेक्स्ट राइट सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ मास मोमेंट। स्टूडेंट लेट्स नो अबाउट सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ मास मोमेंट। मास मोमेंट के बारे में जानने के बाद हमारा ये काम है कि हम इसको सेंटर ऑफ मास के साथ कैसे जोड़ेंगे, राइट। तो स्टूडेंट इन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, राइट, इन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास वो रेफरेंस पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू विच मास मोमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब एक ऑब्जेक्ट नहीं है ना, वो पूरा रिजिड बॉडी में बहुत सारे ऑब्जेक्ट है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था कि रिजिड बॉडी बोल सकते हैं इसको। पॉइंट मास मतलब एक ही पॉइंट मास, ठीक है। रिजिड बॉडी मतलब बहुत सारे पॉइंट मास है, तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट मास है, पूरा m1 m2 m3 इस तरह n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है यहाँ पर, राइट। तो सेंटर ऑफ मास इन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल या फिर इन ए रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास, राइट, इन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल सेंटर ऑफ मास इज दैट रेफरेंस पॉइंट, is that reference point, is that reference point with respect to which, with respect to which the mass moment of all the particles is zero. The mass moment of, the mass moment of all the particles is zero। That means students ये पॉइंट को मैंने सेंटर ऑफ मास ले लिया, राइट। दिस इज द, ये एक रिजिड बॉडी है, मतलब एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है,
उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मास है, m1 m2 m3 अप टू mn, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, राइट। तो इस रिजिड बॉडी की एक सेंटर ऑफ मास है, उसी रेस्पेक्ट में मैंने ले लिया, लेट दिस वन इज r1, लेट दिस डिस्टेंस इज r2, लेट दिस डिस्टेंस इज r3 एंड दिस डिस्टेंस इज rn। अगर मैं सबका मास मोमेंट निकाल लूं विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास और सबको ऐड कर दूं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। अगर मैं समेशन ऑफ मास मोमेंट निकालूं, मतलब इस तरह आप लिख सकते हो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn rn, mn rn सारे पार्टिकल्स के अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकाल के ऐड कर दूं तो जीरो हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है समेशन ऑफ mi ri i इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक है। मैंने बताया था आपको समेशन का दूसरा नाम क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन, वो हम बाद में देखेंगे, राइट। तो समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n mi ri इज इक्वल टू 0, राइट। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ स्टूडेंट्स। देखो कैसे होगा ये, तो इसका ये मतलब है कि अगर ये एक पॉइंट मास m1 है r1 है, तो ठीक बॉडी की कुछ मतलब मास भी अलग हो सकता है, डिस्टेंस भी अलग हो सकता है। अगर ये वाला पॉजिटिव ले रहा हूं, मतलब इस साइड पे अगर मैं पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर एक मास है m1 और यहाँ से और एक मास है m2, लेट दिस डिस्टेंस इज r1, दिस डिस्टेंस इज r2, राइट। सो दैट मींस अगर कोई भी बॉडी सेंटर ऑफ मास से एक बॉडी जो कि r1 डिस्टेंस पर है, मैंने उसका पॉइंट मास निकाला, तो एग्जैक्टली ठीक उसी से अपोजिट डायरेक्शन पे और भी एक पार्टिकल सेम मास इक्वल डिस्टेंस हो सकता है, अलग मास लेस डिस्टेंस हो सकता है, लेसर मास मोर डिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और एक पॉइंट लाई कर रहा है जो कि उसकी मास मोमेंट को बैलेंस कर रहा है। इसका अगर मैं सबका मास मोमेंट निकाल दूं और ऐड कर दूं, नेट कितना हो जाएगा, जीरो। सो दिस इज द टूल, ये जो टेक्निक है ये हमें हेल्प करेगा हर जगह पे सेंटर ऑफ मास निकालने में, राइट। सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ रीडिंग मास मोमेंट। और मास मोमेंट को लेके हमने सेंटर ऑफ मास के साथ कैसे जोड़े कि सेंटर ऑफ मास वो रेफरेंस पॉइंट है विथ रेस्पेक्ट टू व्हिच अगर हम सारे पॉइंट मास का मास मोमेंट निकाल दे और सबको ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये जो टूल है ये हमें बहुत हेल्प करेगा आगे जाके बहुत सारे ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ मास निकालने में, राइट। जस्ट नोट इट एंड आस्क मी द डाउट। Apply the concept of mass moment and center of mass in case of center of mass of 2 point system। देखो ध्यान से, एकदम आसान है। यहाँ पर एक मैंने एक बॉडी ले लिया m1, ठीक है। आई जस्ट टुक वन बॉडी हियर m1, बॉडी मतलब पॉइंट मास लिया मैंने। यहाँ पर मैंने एक बॉडी ले लिया m2, राइट। लेट्स फॉर से m2 इज ग्रेटर देन m1, राइट। सो क्या लगता है आपको, सेंटर मास मिड पे रहेगा, नहीं, m2 ज्यादा है, तो लेट्स center of mass will be at this point, correct। and the distance between 2 point masses are L। और मान के चलो सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां से x दूरी पर है, तो डेफिनेटली दूसरा बॉडी जो है क्या पर है, L माइनस एक्स की दूरी पर है। तो क्या हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, सॉरी क्या हम मास मोमेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि m1 एक पॉइंट मास है, m2 भी एक पॉइंट मास है, तो दोनों का मास मोमेंट हम निकाल सकते हैं कि नहीं, लेट्स सी। अगर मैं स्टूडेंट देखो मैंने बताया मास मोमेंट वेक्टर है, अगर मैं राइट साइड को पॉजिटिव लेता हूं x, तो लेफ्ट साइड को क्या ले लूंगा, नेगेटिव ले लूंगा ना। तो अगर ये मेरा रेफरेंस पॉइंट बन गया, सेंटर ऑफ मास मैंने बताया था वो दैट इज नथिंग बट अ रेफरेंस पॉइंट जिसकी रेस्पेक्ट में मास मोमेंट कितना होता है, जीरो होता है। तो मास मोमेंट की कॉन्सेप्ट डाल के हम ये लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड को अगर मैं नेगेटिव ले लूं तो m1 इंटू माइनस एक्स मास मोमेंट ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, राइट। तो मैंने x डिस्टेंस लिया है यहाँ पर, तो इसलिए माइनस एक्स लिखा है क्योंकि मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूँ, प्लस m2 इंटू राइट साइड है तो इसलिए l माइनस एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। 2 point मास, 2 बॉडी सिस्टम है, तो माइनस यहाँ पर आप लिख सकते हो माइनस m1x प्लस m2l माइनस m2x इज इक्वल टू जीरो, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप थोड़ा कॉमन ले लो, माइनस एक्स कॉमन ले लो, टेक माइनस एक्स कॉमन, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस m2l। उस तरफ ले लिया मैंने, माइनस को प्लस कर दिया। तो अगर मैं x निकालूं तो x कितना हो जाएगा, m2 इंटू l डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अंडरस्टूड। तो अगर इसका पॉइंट मास का मास मुझे पता है, इसका m2 का मास पता है और दोनों के बीच में सेपरेशन मुझे पता है, तो आई कैन से अनडाउटफुली कि वेयर एज पर द मास मोमेंट कॉन्सेप्ट वेयर द सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू लाई फ्रॉम m1 और m2, राइट। दिस पार्ट ऑल अंडरस्टूड और नॉट द सेम, समझ में आया सबको ये वाला पार्ट, अंडरस्टूड। एक एग्जांपल लेके देखते हैं स्टूडेंट्स। Yes. लेट्स सी। Yes, sir.
चलो एक 2 पॉइंट सिस्टम का एक एग्जांपल तुरंत दे देता हूं ताकि आपको आराम से समझ पे आ जाएगा। लेट्स यहाँ पर मैंने एक बॉडी ले लिया जिसका मास 2 kg है। यहाँ पर मैंने एक बॉडी ले लिया जिसका मास 5 kg है। बीच में हमने सेपरेशन लिख दिया कितना 10 मीटर मान के चलो, राइट। तो मतलब m1 गिवन, m2 गिवन एंड l इज गिवन, ठीक है ना। तो आपको क्या लगता है मिड पे तो नहीं रहेगा ना, सेंटर मास 5 kg की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट। लेट दैट डिस्टेंस इज x। और हमने x के लिए क्या फॉर्मूला बनाया था यहाँ पर c। मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको x ले लूं तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस x हो जाएगा, राइट, है ना। तो आप मास मोमेंट निकाल सकते हो ऐसे ही। सो 2 इंटू माइनस एक्स प्लस 5 इंटू 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सो माइनस 2x प्लस 50 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। सो अगर हम कर दे तो 50 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 50/7 हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। तो मतलब ये जो दूरी है वो कितना हो गया 50/7 हो गया, राइट। अगर वो डिस्टेंस 2 kg से पूछा है तो ये कितना है, इफ इट इज आस्किंग अबाउट, if it is asking from 2 kg then this x is going to be how much 50/7, करेक्ट। और अगर वो इस साइड से पूछा है तो हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज 10 माइनस 50/7, दैट इज 70 माइनस 50/7 कितना हो गया 20/7 मीटर। समझ पे आ रहा है कि नहीं, अंडरस्टूड और नॉट स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल दिया हमने, अंडरस्टूड। जस्ट आस्क मी द डाउट। सर यूट्यूब फिर चैनल से का हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मैंने ओरिजिन पे एक बॉडी रखा जिसका मास 2 kg है, और यहाँ पर एक बॉडी रखा जिसका मास 2 kg है। 2 बॉडी सिस्टम है। कोऑर्डिनेट इज 4 3, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है 3 है, राइट। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट्स 4 है ना। तो डेफिनेटली ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 6, 9 प्लस 16 25 परपेंडिकुलर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 मीटर, राइट। तो वो पूछ रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट, है ना। स्टूडेंट्स देखो पहले मुझे बताओ, अगर कोई भी ये 3 है और ये 4 है तो डेफिनेटली ये एंगल कितना हो जाएगा, राइट। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं हम। जस्ट सी हियर, दिस इज 3 मैंने बताया था, दिस इज 4, दिस इज 5, ठीक है ना। इफ दिस एंगल इज थीटा, है ना। ट्रायंगल को उल्टा बना सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, इसके हिसाब से आप बना सकते हो। Like this you make, okay, this angle is theta, this is 3, this is 4, this is 5, ऐसा है ना। तो यहां पर अब साइन थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स, जस्ट सी। ऑलरेडी मैं बताया साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, मतलब 3/5। cos थीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स b/h, दैट इज 4/5, राइट। इसकी जरूरत होगा इसलिए पहले से मैं बता रखा हूं, राइट। एंड द टोटल सेपरेशन इज गिवन हाउ मच 5। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको ये लगता है ना कि अगर ये 4 kg ज्यादा है तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास यही कहीं पे रहेगा, राइट, है ना। So the center of mass will lie somehow towards the 4 kg object, है ना। और हम अभी ये डिस्टेंस ले सकते हैं x। कैन यू टेक दिस डिस्टेंस, क्योंकि जो पहले एग्जांपल किए थे वो स्ट्रेट था, अब ये डिस्टेंस x लिए है। और हम x कैसे निकालते थे फाइनली बता सकते हो आप, याद है ना। अभी अभी जो क्वेश्चंस किए हमने, इसको हमने m1 लिए थे, इसको हमने m2 लिए थे, राइट। बीच में सेपरेशन l रखे थे और यहाँ पर सेंटर मास की डिस्टेंस x लिए थे, राइट। और x का क्या फॉर्मूला था, आई थिंक ऐसा था, ऑपोजिट मास m2 into टोटल लेंथ l by m1 plus m2। उसी लॉजिक के हिसाब से अगर देखें तो टोटल ऑपोजिट मास कितना है 4 into टोटल लेंथ कितना है 5 डिवाइडेड बाय टोटल मास 2 plus 4, 2 plus 4 that is how much 20/6, that is 10/3। ये वाला पार्ट सबको समझ पे आ गया स्टूडेंट्स, ऑल अंडरस्टूड कि ये जो डिस्टेंस है वो 10/3 हो जाएगा। बट हमें वो कोऑर्डिनेट पूछा है ना, इट इज आस्किंग अबाउट, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर थीटा कितना होता था 37 डिग्री, याद आ रहा है, दिस इज 53 डिग्री। ट्रायंगल याद आ रहा है कि नहीं, ये वाला ट्रायंगल, दिस एंगल इज गोइंग टू बी 37 डिग्री, यस सर। क्योंकि 3 4 5 रेशियो में आ रहा है, एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी 53 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री, राइट। तो अगर मैं इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालूं तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज x। ये डिस्टेंस कितना है, देखो स्टूडेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट्स की बात हो रहा है, मुझे इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालना है, जबकि ये वैल्यू आ गया 10/3 एंड दिस इज गिवन 37। तो उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ये कितना हो जाएगा 10/3 cos 37
and this is going to be 10 by 3 sin 37 है ना. So the coordinate of center of mass is going to be 10 by 3, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं cos 37 और दूसरा होने जा रहा है 10 by 3 sin 37. ठीक है, और ऑलरेडी आप निकाल चुके हो क्या वैल्यू ऑफ cos 37. देखो अगर ये 37 है cos थीटा, cos 37 is how much? b by h. Cos 37 is b by h, that is 10 by 3 into 4 by 5, right? Again 10 by 3 into sin 37 क्या होगा? p by h, so that is 3 by 5. तो इसको सॉल्व करके देखो कितना हो रहा है 40 by 15, मतलब आप कैंसिल कर सकते हो इसको 40 by 15 कमा 30 by 15 है ना. थोड़ा अगर हम इसको कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा थोड़ा बताओ. जस्ट सॉल्व एंड से मी. 8 by 3 10 by 3 3 into 4 by 5 और 10 by 3 into 3 by 5, right? कितना आ जाएगा 8 by 3 comma 5 2. बार कैंसिल करो 5 8 by 3 और एक आ गया 2, right? So you got the coordinate of center of mass. कितना हो जाएगा एक 8 by 2 सॉरी 8 by 3 और एक 2. Is that clear? Yes. समझ पे आ गया सबको ये वाला. जस्ट आस्क, अगर कहीं पे डाउट है तो पूछो मुझे थोड़ा.